क्या स्टार्ट करना है बेटा आज? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए बेटा, इससे पहले आप क्लास 8 क्लास 9 में भी आप लीनियर इक्वेशन पढ़ कर आए। क्लास 8 में आप पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास 9 में आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट इन क्लास 10th हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मींस यहां पर दो इक्वेशंस होंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे अगर हम रिवाइज करें तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होता क्या है बेटा? तो हम ये कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। इक्वेशन क्या होता है बेटा? हम कहते हैं कि जब दो एक्सप्रेशन को हम इक्वेट करते हैं, किसी भी दो एक्सप्रेशन को जब हम इक्वेट करते हैं बाय यूजिंग अ सिंबल दिस, उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना? तो जैसे लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब वो जो एक्सप्रेशन होंगे वो 1 डिग्री एक्सप्रेशन होंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो उसमें जो एक्सप्रेशन होते वो 2 डिग्री के होते। अगर क्यूबिकल इक्वेशन होती तो उसमें जो एक्सप्रेशन होते उनकी डिग्री कैसी होती? 3 डिग्री होती। खैर, हम अभी यहां पर बात कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन में हमने बताया कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें दो एक्सप्रेशन होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सप्रेशन आपने 2x ले लिया बेटा, और दूसरा मान लीजिए आपने एक्सप्रेशन ले लिया 3y। ठीक है ना? इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। ये दोनों ही एक्सप्रेशन 1 डिग्री है। इसमें आप वेरिएबल की पावर अगर आप चेक करें तो कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? दिस इज लीनियर इक्वेशन। और इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि देयर आर 2 वेरिएबल, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मान लीजिए एक ही वेरिएबल होता, जैसे इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए यहां पर वेरिएबल की पावर 1 है। इन दोनों में भी देख लीजिए, इस वाली इक्वेशन में भी देख लीजिए कि वेरिएबल पे प्रेजेंट जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। ठीक है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है बेटा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपके पास दो इक्वेशंस होंगी। ठीक है ना? क्लास 9 में भी आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि लाइन की बेसिक इक्वेशन होती है बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ लीनियर। ठीक? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मतलब यू विल हैव टू इक्वेशन लाइक दिस। तो उस केस में हमारी इक्वेशन कैसी बनती है? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी बेटा। और सेकेंड इक्वेशन के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन, जिसमें आप जानते हैं कि बेटा a b और c क्या होते हैं? दीज आर रियल नंबर्स। x और y क्या होते हैं? दीज आर वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? अब क्लास 10 में जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं तो पहली तो चीज आ गई कि आइडेंटिफाई करना है कि डेफिनेशन क्या है, कैसे होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दूसरी चीज ये होती है फाइंडिंग सॉल्यूशन। फाइंडिंग सॉल्यूशन। अब फाइंडिंग सॉल्यूशन बेसिकली दो टाइप से होता है। एक होता है आपका ग्राफिकली, ठीक, और दूसरा होता है आपका एल्जेब्रिकली। ठीक है? ये दो तरीके होते हैं। ग्राफिकली में देखिए होता है क्या है बेटा, जब दो लाइंस होती हैं तो दो लाइंस बेसिकली वो तीन तरीके से बिहेव कर सकती हैं। या तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है ना, या वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर वो दोनों लाइन कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब समझ रहे हैं? जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही हो, एक के ऊपर एक। ठीक है ना? एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन होगी तो उसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। पैरेलल लाइन आप जानते हैं, काफी पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। इंटरसेक्टिंग भी आप जानते हैं, जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ग्राफिकली मेथड में बेसिकली क्या होगा कि हम उन इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे।
और जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल, ग्राफिकली की बात कर रहे थे ना हम, ठीक। अब हमने क्या किया बेटा, हमें कोई दो इक्वेशन मान ली दे रखी हैं, उनको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया और वो लाइन कुछ इस टाइप से आ रही है, ठीक है। ये दो लाइंस है, आप देख पा रहे हैं ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी इट मींस दे मस्ट नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। ऐसे केस में हम ये बोलते हैं कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइन के केस में हम बोलते हैं कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए पैरेलल लाइन की जगह इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई, ये बेटा देखो मैं आपको डायरेक्टली फिगर में दिखा रहा हूं, आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा है कि लाइन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरीके से आपके पास जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इट मींस आपके पास दो इक्वेशन होंगी, उनको ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट कर देना है। जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे तो या तो वो पैरेलल होंगी या फिर वो इंटरसेक्टिंग होंगी। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन ये है बेटा और दूसरी लाइन ये है, ये देखिए एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे हम, ये हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरी लाइन और देख लेते हैं बेटा, ये कोई एक ऐसे लाइन जा रही थी और इसी पे जो दूसरी हमने लाइन रिप्रेजेंट करी तो वो भी इसी के ऊपर ही जा रही है। तो ये कैसी हो गई, ये हो गई आपकी बेटा कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट में कितने सॉल्यूशन होंगे लाइंस में, तो हम कहेंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब सॉल्यूशन इस बात पे डिपेंड करता है बेटा कि वो लाइंस कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे को एक बार इंटरसेक्ट करेंगी इट मींस उनमें सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। अगर दो लाइंस एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं लाइक दीज पैरेलल लाइंस, तो आप देखेंगे कि उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर लाइन कोइंसिडेंट होंगी मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही होंगी तो इसका मतलब वो इन्फिनाइट टाइम एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इसलिए इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है आपको। ये तो था आपका ग्राफिकली। इसी को अगर हम ग्राफ ना बनाकर डायरेक्टली भी अंडरस्टूड कर सकते हैं, कैसे। इसमें होता है क्या है बेटा, जैसे हमने आपको बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन 1 थी और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड थी। क्लियर है। अब क्या है, जैसे हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बेटा a b c क्या है, दीज आर रियल नंबर्स। तो अगर हमें ग्राफिकली देखना है और मान लीजिए हमको ग्राफ नहीं बनाना, फिर हमें चेक करना है कि ये लाइंस कैसी हैं, इनके सॉल्यूशंस होंगे या नहीं होंगे, तो कैसे चेक कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर a1 बाई a2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, बात समझ में आ रही है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो हम कहते हैं कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। लेकिन अगर a1 बाई a2 का रेशियो b1 बाई b2 के इक्वल है एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, तो इनको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन होंगी, ठीक है। एंड इन द थर्ड केस if a1 by a2 is equal to b1 by b2
एंड दैट इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, तो हम कहेंगे कि लाइंस आर पैरेलल। ठीक, कई बार आपसे पूछा जाता है कि इक्वेशन दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो देखो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसका आंसर सिर्फ ये इसी बात पे छुपा हुआ है कि बेटा अगर दो पेयर ऑफ लाइंस के बीच में अगर एक भी सॉल्यूशन है, पेयर ऑफ लाइंस में अगर एक भी सॉल्यूशन है, तो वो कैसे होंगे, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन अगर आप देखो तो इंटरसेक्टिंग लाइन में एक सॉल्यूशन होता है और कोइंसिडेंट लाइन में हम बोलते हैं कि इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। बट पैरेलल लाइन के केस में एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो किसी टाइम कितने एक भी बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन को हम बोलेंगे कि सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। लेकिन पैरेलल लाइन के केस में हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये तो थी बात ग्राफिकली। अब बात करते हैं एल्जेब्रिकली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन। इसमें बेसिकली आपके पास दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका एलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, एलिमिनेशन मेथड की अगर हम बात करें तो ये मेथड आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, बट आपको बस ये पता नहीं होगा कि ये एलिमिनेशन मेथड है। मींस जब आपके सामने दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो और उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू को जब हम सॉल्व करते थे तो क्या करते थे, एक्स या वाई किसी एक के कोफिशिएंट इक्वल करके इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते थे हम, और एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेते थे। इसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के केस में क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन का एक्स निकाल लिया हमने इन टर्म ऑफ वाई, और उस एक्स की वैल्यू को हमने दूसरी इक्वेशन में ले जाकर पुट कर दिया। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप देख लो। मान लो आपके सामने एक इक्वेशन दी है, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको 3x प्लस 4y माइनस 20, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे मान लीजिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। किससे सॉल्व कर रहे हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने आपको बताया ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इधर इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2, किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म ऑफ y, या फिर y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म ऑफ x। मान लीजिए इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म ऑफ y, तो x इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 2y। ठीक है ना, x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y आ गई। अब इस x की वैल्यू इस इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो आप, क्या है 3x है, तो 3 इंटू एक्स की जगह आप क्या लिख दोगे, 2y। तो 3 इंटू 2y प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इसे उधर शिफ्ट कर देंगे। 3 टू 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 20, देन y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2, y2 आ गया। अब इस y की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो, क्या था x इज इक्वल टू 2y, तो इट मींस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और ये आपके सॉल्यूशंस मिल गए। कैसे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, अगर इसी सेम इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करें, एलिमिनेशन मेथड से, तो देखो हमने आपको क्या बताया था, एलिमिनेशन मेथड के केस में आपको दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल दिए हुए हैं उन वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम कर दो। जैसे x की बात कर लेते हैं, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, जबकि दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3, तो अगर हम इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें
तो कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। 3 का मल्टीप्लीकेशन करने से क्या हो जाएगा, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखा है, 3x प्लस 4y, इस 20 को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो इक्वल टू 20 हो जाएगा। और यहां पर क्या है, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। देखिए आप, x के कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है। अब अगर जब साइन सेम होते हैं तो क्या करना होता है, हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। और सब्ट्रैक्शन के केस में जो नीचे एक्सप्रेशन लिखा होता है सबके साइन अपोजिट करते हैं। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस। ठीक है, जीरो प्लस माइनस करने से कोई फर्क पड़ना नहीं है। ये दोनों कैंसिल हो गए, 6 और 4 कितना हो गया, 10y। सो 10y इज इक्वल टू 20। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब इस y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किसी में भी पुट कर दो। मान लीजिए हमने फर्स्ट में पुट किया तो फर्स्ट में क्या था, x माइनस 2y था। तो 2 इंटू वाई की जगह पर y की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू कितनी है, 2, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये 2 2 जा 4, माइनस का है, इनको उधर शिफ्ट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब आप देख सकते हैं 4,2 इसका एक सोल्यूशन आ गया। बात समझ में आ रही है आपको। तो बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ग्राफिकली मेथड पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस c इज इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस cy माइनस c, 12x प्लस cy माइनस c इज इक्वल टू 0 हैज इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसमें आपको c की वैल्यू बतानी है कब, जब ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब आप ये सोचिए कि बेटा इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं। इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस बेटा तब होते हैं जब लाइंस कोइंसिडेंट हो। और कोइंसिडेंट लाइन के केस में हमने आपको क्या बताया था कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड दैट इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो पहले केस में तो हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालने हैं। कंपैरिजन करें अगर हम, पहली इक्वेशन को हम कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। दूसरी इक्वेशन को हम कर रहे हैं बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो आप देखिए a1 की वैल्यू कितनी है, c अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है, 12 इज इक्वल टू b1 की कितनी वैल्यू है, 3 और b2 की कितनी वैल्यू है, c इज इक्वल टू c1 कितना है बेटा, c1 है आपका 3 माइनस c और c2 कितना है आपका, c2 है आपका माइनस c। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालते हैं। चलिए पहले मान लीजिए इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो c इंटू सी क्या हो जाएगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। इट मींस c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 6। ठीक, अगर हम c की वैल्यू प्लस 6 एज्यूम करें तो 6 बाई 12, ये 1/2 और ये 1/2। यहां पर अगर c की वैल्यू प्लस 6 अगर एज्यूम करेंगे तो 3 माइनस 6। बात समझ में आ रही है आपको, ये क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस सी अपॉन माइनस का c। अगर हम c की वैल्यू प्लस 6 ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 6 अपॉन माइनस 6, वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 बाई -6 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है।
और यहां पर अगर हम c की वैल्यू 6 ले रहे थे तो 6/12 मतलब वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसी तरह से 3/c में अगर हम c की वैल्यू 6 ले रहे थे तो 3/c का मतलब 3/6 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। तो आप देख पा रहे हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 कब होगा व्हेन c इज इक्वल टू 6। क्लियर है?